जाए। माँ बापू देखो, मेरी 10वीं कक्षा के नतीजे आ गए। मैं अव्वल नंबर से पास हुई हूँ। मास्टर जी कह रहे थे मुझे आगे 11वीं की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बिटिया, मैं भी यही सपना मन में संजोकर चल रहा हूँ कि एक दिन मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। बस ये शरीर साथ दे जाए। कब से काम भी नहीं किया। पहले थोड़े मटके और बर्तन बना भी लेता था, पर अब तो थकावट इतनी जल्दी हो जाती है कि कुछ मन ही नहीं करता। आप चिंता क्यों करते हो, ठीक हो जाओगे। सुनो जी, ये लो दवाई पी लो, थोड़ा आराम आ जाएगा। कुछ दिनों से सुमन के पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इसी कारण सुमन की माँ गायत्री बहुत परेशान थी और एक दिन सुमन और उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमन के पिता चल बसे। माँ चुप हो जाओ, देखो आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, अगर तू भूखी रहेगी तो तेरे बापू की आत्मा को दुख होगा। आजा हम दोनों मिलकर खाते हैं। सुमन की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। घर में करने के लिए कोई काम नहीं था। जो थोड़े बहुत मटके और बर्तन घर में रखे थे उनमें से कुछ बिक गए जिनसे उनका गुजारा हुआ। पर गायत्री को घड़े और बर्तन बनाने नहीं आते थे। उनके पास कोई काम भी नहीं था। सुमन, मैं तेरे बापू का सपना कैसे पूरा करूंगी? घर में पैसे भी नहीं है और जो थोड़े बहुत मटके और बर्तन रखे थे वो बेचकर हमने रोटी का गुजारा कर लिया। मैं चाहती हूँ तू अपने बापू का सपना पूरा करे। इसके लिए मुझे काम करना होगा, पर क्या काम करे यही समझ नहीं आ रहा। माँ, क्यों ना हम मटके में कुछ बनाकर बेचें? आजकल खाने पीने की चीजें मटकों में बहुत बिकती हैं। आपको पता है, मेरे स्कूल के पास एक भैया है जो मटके में जलजीरा बेचते हैं। एक आंटी भी है जो मटके में चावल बनाकर बेचती है। माँ, आपको पता है, एक दिन मेरी सहेली कह रही थी कि हमारे स्कूल के बाहर बहुत सारे ठेले खड़े होते हैं, पर कोई भी मैगी क्यों नहीं बनाता? क्यों ना आप हमारे स्कूल के बाहर मटका मैगी बनाकर बेचो तो बहुत बिक्री होगी। सुमन, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है बिटिया। एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद काम सफल हो जाए। माँ, हमारे पास ये कुल्हड़ भी है। आप मटके में मैगी बनाकर इन कुल्हड़ में बेचना। बापू कितने खुश होंगे। आज उनके बनाए बर्तन में हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम बाजार चलते हैं और मैगी बनाने का कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। हाँ बिटिया, चल। सुमन अपनी माँ गायत्री के साथ मैगी बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। अगले दिन गायत्री के पास जो पैसे जुड़े थे उनसे वो किराए पर एक ठेला ले लेती है। स्कूल की प्रिंसिपल सुमन को जानती थी, इसलिए वो उनकी मजबूरी को समझकर स्कूल के बाहर गायत्री को ठेला लगाने की इजाजत दे देती है। गायत्री ठेले पर मटका मैगी बेचने लगती है। स्कूल के बाहर बच्चे गायत्री की मटका मैगी बहुत शौक से खाते थे। धीरे धीरे और भी ग्राहक वहाँ आने शुरू हो गए। एक दिन गायत्री के ठेले पर 2 ग्राहक आए और वो मैगी खाकर बोले, ये तो बहुत ही नया तरीका है मैगी बनाने का, मटका मैगी। भाई वाह। मदन भाई, अगर हम अपने अनाथ आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में इनसे बात कर लें तो बच्चों को ये मटका मैगी बहुत पसंद आएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है। बहन जी, अगर हमें पूरे 3 दिन के लिए आपको बुक करना है तो आप बता दो कि कितना खर्चा आएगा। जी, आप अपनी इच्छा अनुसार दे दीजिए। मुझे तो इन सब की कोई समझ नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। दोनों व्यक्ति गायत्री को 10,000 रुपए एडवांस दे जाते हैं। ये देखकर गायत्री बहुत खुश थी। वो सुमन को सारी बात बताती है। उस दिन से गायत्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस बुकिंग के बाद उसे और भी बुकिंग आने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। सुमन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी एक बड़े स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। देखो जी, आज आपकी बिटिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, बड़े स्कूल की मास्टरनी बन गई है। माँ, आज बापू हमारे साथ होते तो वो कितना खुश होते। गायत्री सुमन को गले लगा लेती है। अब सुमन ने अपनी एक दुकान भी खरीद ली जहाँ वो मटका मैगी में कई तरह के स्वाद बेचती थी। मुंबई शहर में विजया नाम की एक गरीब विधवा अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। विजया इडली का ठेला लगाती थी। सुबह से शाम तक विजया इडली के ठेले पर मेहनत करती थी। विजया की इडली दूर दूर से लोग खाने आते। इसका भी कारण था। विजया 10 रुपए प्लेट बेचती थी, इसीलिए लोगों को उसकी इडली के दाम बहुत सस्ते लगते थे। विजया बहन, एक प्लेट इडली देना। अभी बनाती हूँ भाई साहब। कुछ भी कहो विजया बहन, तुम्हारी इडली बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और दाम भी तुमने बहुत सस्ते रखे हुए हैं।
अमीर हो या गरीब, हर कोई तुम्हारी इडली खरीद कर खा सकता है। हाँ भाई साहब, मैंने गरीबी में दिन गुजारे हैं, मैं जानती हूँ भूख की कीमत। माँ, वो दादाजी आ गए। राधा बिटिया तो मुझे दूर से ही पहचान लेती है। हाँ बाबूजी, आपको इतना समय हो गया हमारे ठेले पर आते, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब आप मेरे ठेले से इडली खाकर ना जाएं। विजया बेटी, तुम्हारे हाथ की इडली खाने की आदत हो गई है। इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है कि आराम से पूरा दिन निकाल देता हूँ। हाँ अच्छा बाबूजी, आप कह रहे थे आपके किराएदार घर खाली करके जाने वाले हैं। अभी कहाँ गए हैं? कई बार उन्हें कह चुका हूँ घर खाली कर दो, पर वो करते ही नहीं है। सारा दिन शोर मचाते रहते हैं। उनके घर में कोई न कोई पार्टी चलती रहती है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इन किराएदारों से। विजया अभी बूढ़े व्यक्ति को इडली दे ही रही थी कि अचानक वहाँ एक गुंडा आ जाता है। देख विजया, तूने मुझे इस हफ्ते भी किराया नहीं दिया। ये ठेला जिस जगह खड़ा है, ये एरिया मेरा है। 2 महीने के तेरे 5,000 रुपए बनते हैं। 1 हफ्ते का समय देकर जा रहा हूँ, मुझे 5,000 रुपए दे देना, नहीं तो ये ठेला और सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। दिलावर भाई, ऐसा मत कहो। मैं 1 हफ्ते में 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? बड़ी मुश्किल से तो घर का गुजारा चला पाती हूँ। कहीं से भी ला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुझे हर दुकान वाला पैसे देता है और तुमने मुझे पिछले 2 महीने से कुछ भी नहीं पकड़ाया है। अब पूरे 5,000 रुपए लेकर ही मानूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। दिलावर नाम का गुंडा विजया को धमकी देकर चला जाता है। अब ये गुंडा कौन था बेटी, जो तुमसे इस तरह से बात कर रहा था? बाबूजी, ये इस एरिया का गुंडा है। ये सभी दुकानदारों से महीने के पैसे लेता है और कोई ना दे तो जबरदस्ती करके उससे पैसे छीन कर ले जाता है, और अगर कोई पुलिस को खबर करनी चाहे तो उसकी सारी दुकान और सामान तोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पर इस दिलावर के खिलाफ कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बेटी, मैं कुछ सहायता कर सकूं तो? नहीं बाबूजी, आपने इतना कह दिया यही काफी है। बेचारी विजया परेशान हो जाती है। वो उस बूढ़े व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बूढ़े व्यक्ति की मदद लेने से इनकार कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। विजया परेशान हो रही थी। माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? राधा, कुछ दिनों बाद दिलावर पैसे लेने आ जाएगा, मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पास सिर्फ 900 रुपए ही जुड़े हैं। अब क्या होगा? माँ, आप कहाँ से पैसे लाओगी? देखती हूँ, वो बाबूजी उस दिन कह रहे थे। मैं सोच रही हूँ अगर मैं बाबूजी से उधार पैसे लेकर दिलावर को दे देती हूँ तो मैं बाबूजी के पैसे थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। कम से कम दिलावर जैसे गुंडे से पीछा तो छूट जाएगा। हाँ माँ, बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। विजया ठेला लेकर बाजार पहुँचती है। पूरा दिन बीत जाता है पर वह बूढ़ा व्यक्ति इडली खाने ठेले पर नहीं आता। माँ, बाबूजी तो आज इडली खाने के लिए आए ही नहीं, अब क्या करोगी? पता नहीं, बाबूजी पिछले 2 दिन से आ ही नहीं रहे हैं। वो तो कभी ऐसा नहीं होता कि इडली खाने ना आए। कुछ तो बात है, शायद तबीयत ठीक ना हो, इस वजह से ना आ रहे हो। विजया को लग रहा था कि बूढ़े व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो इडली खाने नहीं आए हैं। पर जब 6 दिन बीत जाते हैं तब विजया को भी चिंता होने लगती है। दिलावर कल अपने पैसे लेने आ जाएगा, मेरे पास कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2500 रुपए ही जोड़ पाई हूँ। मैं क्या करूँ भगवान, समझ नहीं आ रहा। अगर वो बाबूजी आ जाते तो मैं उनसे कुछ मदद मांग लेती, पर वो भी नहीं आ रहे हैं। राधा, बाबूजी तुम्हें बता रहे थे कि वो कहाँ रहते हैं? तुमने एक बार उनसे पूछा था ना? हाँ माँ, वो बता रहे थे कि काली माँ का बड़ा मंदिर जो है उसके बगल वाली गली में ही फ्लैट में रहते हैं। एक काम करते हैं राधा, वापसी में घर जाते हुए हम उनसे एक बार मिल लेते हैं, शायद वो हमारी थोड़ी मदद कर दे, वरना कल दिलावर आकर मेरा पूरा ठेला उजाड़ देगा। रात को अपना काम निपटाकर विजया राधा के साथ बूढ़े व्यक्ति के घर की ओर चल पड़ती है और बूढ़े व्यक्ति का नाम पूछते हुए वो उनके फ्लैट पर पहुंचती है और घंटी बजाती है। कौन हो, किससे मिलना है? जी, यहाँ पर रतन लाल जी रहते हैं, मुझे उन बाबूजी से मिलना था। वो अब यहाँ नहीं रहते, वो ये घर हमें बेचकर अपने गांव चले गए हैं। पर बाबूजी अचानक गांव? मुझे इतनी कहानी नहीं पता, उन्हें पैसों की जरूरत थी, ये घर हमें बेचकर चले गए। ए लड़की, वहाँ खिड़की में क्या झांक रही है? चली धरा, चली जाओ यहाँ से, बेकार में मेरा टाइम खराब मत करो। विजया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। रास्ते में, माँ, मुझे लगता है वो आंटी झूठ बोल रही हैं, दादाजी अंदर कमरे में ही हैं, मुझे खिड़की से उनकी झलक दिखाई दी थी। क्या? ये तो क्या कह रही है राधा? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, दादाजी मुझे दिखाई दिए थे। विजया पूरी रात सो नहीं पाती। वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारी बात पुलिस को बताती है। देखो, तुम्हारे कहने पर हम चल तो रहे हैं,
पर अगर वहाँ कोई नहीं मिला तो तुम्हारे लिए भी परेशानी होगी। हाँ, तुम्हारे कहने पर हमने सब जगह देख लिया। सॉरी मैम, हमने आपको परेशान किया। इंस्पेक्टर साहब, आप इस गरीब औरत पर विश्वास कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग थोड़ा बहुत ग्राहक के साथ घुल मिल क्या जाते हैं, उसके घर तक ही पहुंच जाते हैं। इस औरत को मैंने पहले ही कह दिया कि हमने ये मकान खरीद लिया है और अब जो यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे वो अपने गांव चले गए हैं। विजया अपना इडली का ठेला लेकर काम पर आ जाती है। वो अभी बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक दिलावर आ जाता है। ना, जल्दी से मेरे 5,000 रुपए निकाल। दिलावर भाई, मेरे पास ये 2500 रुपए ही हैं। अभी आप ये ले लो, मैं कुछ दिनों तक बाकी के पैसे दे दूंगी। मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे पूरे पैसे चाहिए। लड़कों, चलो सब मिलकर इसका ठेला तोड़ दो और सामान उठाकर फेंक दो। दिलावर भाई, ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी इस इडली के ठेले से ही चलती है। दिलावर विजया की एक बात नहीं सुनता और सारा ठेला और सामान तोड़कर चला जाता है। विजया फूट फूट कर रो पड़ती है। तभी उसकी नजर उसी औरत पर पड़ती है जो बूढ़े व्यक्ति के घर में रह रही थी। ये तो वही महिला है, शायद अपने पति के साथ है, पर ये मोटी रस्सी क्यों खरीद रही है? मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। मुझे एक बार फिर से बाबूजी के घर जाना होगा। विजया उन दोनों पति पत्नी का पीछा करते हुए बूढ़े व्यक्ति के घर तक पहुँचती है। सुनो जी, आज इस बूढ़े का काम तमाम ही कर देंगे। इसे रस्सी में बांधकर गाड़ी में ले चलते हैं और किसी नदी में फेंक देंगे। फिर ये घर और जायदाद हमारी हो जाएगी। हे भगवान, ये दोनों बाबूजी को मार देंगे। मुझे कुछ करना होगा। देखो जी, मैं तुम्हारे कहने पर पहले भी एक बार उनके घर जा चुका हूँ। अब बार बार जाते हुए हमारे ऊपर भी बात आती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, वो लोग बाबूजी को मार देंगे। बस एक बार और मेरे साथ चल लीजिए, फिर मैं आपको कभी नहीं कहूँगी। इंस्पेक्टर विजया के साथ जब बूढ़े व्यक्ति के घर पहुँचता है तो वो उन पति पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों पति पत्नी को। विजया बेटी, ये दोनों मेरे किराएदार हैं। मैंने तुम्हें बताया था, ये बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। मैंने जब इनसे अपना मकान खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने मुझे बांधकर कमरे में बंद कर दिया। पिछले 1 हफ्ते से मैं कमरे में कैद हूँ। आज तुमने मेरी जान बचा ली बेटी। दादाजी, आपको पता है दिलावर ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया, सारा सामान भी फेंक दिया। बाबूजी, आप ठीक है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है। विजया बेटी, आज तुमने मेरी मदद की है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक होटल खोल कर दे सकता हूँ। तुम राधा बिटिया को पढ़ा लिखा कर बड़ा करो, अपने खाने के व्यापार को आगे बढ़ाओ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं तुम दोनों के काम आ सका तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ बेटा। बूढ़े व्यक्ति की मदद से विजय